लिमिटेड एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो एक पूरी दुनिया में फाइनेंस का फ्रीडम देने वाला है इंडिविजुअल्स के लिए, और एक कॉमन गोल का 3 फेज का प्रोग्राम था। जैसे कि सबको पता है पहले से कि एक दिन में ये तैयार नहीं हुआ, और इसको भी रेडी करने में लगभग 14 साल 2 महीने लग चुके हैं। तो ये पूरे प्रोटोकॉल के अंदर, जैसे स्टेकिंग सबको पता है, मेन इसका अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है वो स्टेकिंग प्रोग्राम है जो अभी भी चल रहा है। 8 घंटे में आपको आरओआई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है वो बॉन्ड मैकेनिज्म है। तो हम बेसिकली आज बॉन्ड्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेबल कॉइन ए पे, और उसकी यूटिलिटी क्या है पूरी दुनिया में, और अपना जो अनुभवी ब्लॉकचेन है वो क्या है, कब आएगा, और कैसे कैसे वो पूरा ए को उसके साथ इंटीग्रेशन होगा स्टेबल कॉइन ए का, और पूरे दुनिया मार्केट प्लेस का, यानी सामान्य बाजार का, जहाँ पे हम अपना रुपए या डॉलर या यूरो या हर कंट्री की अपनी करेंसी है वो अपने अपने मार्केट प्लेस में उनको यूज करते हैं, उनको ये कैसे रिप्लेस करेगा। तो ये बिल्कुल स्लो 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 एक प्रोसेस है जो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड्स मैकेनिज्म को पहले हम आज समझते हैं और सारी चीजों को समझेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड्स ही इस पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है, या कहें बैकबोन है, जो पूरे सिस्टम के और जो एलजीनेस की इकोसिस्टम्स को मैनेज करती है। तो यहाँ पे एक इन्होंने टेजरी मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बॉन्ड्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व बॉन्ड एंड लिक्विडिटी बॉन्ड्स, मतलब 2 तरह के यहाँ पे बॉन्ड्स को डिवाइड किया गया है। एक है रिजर्व बॉन्ड, दूसरा है लिक्विडिटी बॉन्ड। द ट्रेजरी serves as a value support for the algorithmically unstable LGNS। जो ट्रेजरी है, और हमारा जो सबको पता होना चाहिए जो कॉइन है या मतलब जो टोकन है अभी, वो LGNS एक नॉन स्टेबल टोकन है, मतलब अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि उसकी हर सेकेंड्स हर मिनट वैल्यू अप डाउन होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, और वो ट्रेड होता है, वो भी ट्रेडेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड होता है क्विक शेप के ऊपर। तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म में ट्रेजरी का भी अपना बड़ा रोल है। जैसे हर कंट्री की अपनी ट्रेजरी होती है, जितना ट्रेजरी के पास रिजर्व फंड होता है उतना उसके करेंसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ट्रेजरी मैकेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें अमेरिका रिजर्व फेडरल रिजर्व बैंक का ट्रेजरी बैलेंस और आरबीआई के ट्रेजरी बैलेंस को कंपेयर करें। ट्रेजरी मतलब जो उनका गोल्ड रिजर्व है, बेसिकली जितना बेसिक प्रिंसिपल था दुनिया में कि जितनी भी आप करेंसी बनाना चाहते हो, चाहे वो रुपए हो चाहे डॉलर हो, उसके इक्वल वैल्यू का आपको वहां पे रिजर्व में गोल्ड रखना होगा। जितना ज्यादा आपका रिजर्व गोल्ड होगा उतना ज्यादा आपका करेंसी मजबूत होगा। इसीलिए आज 92 टाइम्स ज्यादा वैल्यू रखता है इंडियन रुपीस से डॉलर। उसके पीछे सीधा सा मैकेनिज्म ये है कि जो रिजर्व गोल्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ फेडरल के पास में रिजर्व है, वो 92 टाइम्स ज्यादा है आपका इंडियन रिजर्व गोल्ड से, इसलिए उसकी वैल्यू 92 टाइम्स ज्यादा है इंडियन रुपीस से। तो यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ एलजीनियस इंक्रीजेज, द ट्रेजरी वैल्यू एसेट सपोर्ट रेट डिक्रीज, द agreement will be provided to lower discount rate on the sale of reserve the bond and attract the user to purchase the reserve bond। तो ये कल शायद काफी कुछ कवर किया था कि पूरा मैकेनिज्म है बॉन्ड्स के माध्यम से इसको कंट्रोल किया गया है कि अनस्टेबल होने के बाद भी एलजीएनएस की प्राइस को कंट्रोल किया जाए। आप अभी तक पूरा ग्राफ उठा के देखेंगे भी तो कभी भी आपका एलजीएनएस का प्राइस एक दिन में 25% या 20% से ऊपर नहीं गया है, और इससे नीचे भी नहीं गया है, कितनी भी विषम परिस्थितियां बनी हो उसके साथ भी। तो यहाँ पे दोनों तरह से जो आपका ट्रेजरी रिजर्व बॉन्ड जब बाय करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो रिजर्व फंड वैल्यू है ट्रेजरी का वो इंक्रीज होता है। जब हम लिक्विडिटी बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो उस समय हमारा लिक्विडिटी का फंड बढ़ता है। तो नए बॉन्ड्स
मतलब नए एलजीएनएस की सप्लाई मार्केट में केवल और केवल एक ही मैकेनिज्म है, वो है बॉन्ड परचेजिंग, उससे ही आती है। 100% एलजीनियस मार्केट में नए जब आते हैं, जब लोग रिजर्व बॉन्ड खरीदते हैं, यानी जिनको हम ट्रेजरी बॉन्ड भी कह सकते हैं, और जब लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे 50% लिक्विडिटी और 50% मतलब डाई और 50% आपका एलजीनियस रहता है। वो सारा का सारा फंड आपका लिक्विडिटी में जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए दो मेन पिलर है। पहला है उसको सपोर्ट करने वाली और उसको बिलीव करने वाली कम्युनिटी, जो ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा होता है उसके बैकअप में कितना फंड है प्रोजेक्ट में, लिक्विडिटी कितनी उसके पास में। और जहां जिस सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर पब्लिक बन जाती है, वो प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हमारी लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि शेयर इशू करती हैं। शेयर कौन खरीदता है? आईपीओ के थ्रू पब्लिक खरीदती है, यानी उसका सपोर्टिंग पब्लिक है। कि 99% चांसेस ये होते हैं वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, उसको है ना प्रोजेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के या प्रोजेक्ट के खत्म होने के या नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीद के पब्लिक ही सर्विस लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। और दुनिया में किधर भी, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे लिमिटेड कंपनियां हो, कोई भी सेक्टर है फाइनेंस का, वहां पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर पब्लिक ही होती है। क्योंकि बैंक्स में हम लोग अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, और वही डिपॉजिट फंड्स को बैंक्स क्या करता है, मार्केट के अंदर आपको हाई परसेंटेज पे लोन पे देता है, और वहां से वो काफी अच्छा लोन पे इंटरेस्ट लेता है, और हमको एक पी नेट पकड़ा देता है। इसी तरह से जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो वही पब्लिक ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पे भी इस बॉन्ड मैकेनिज्म के थ्रू लिक्विडिटी बॉन्ड के पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करने के लिए। तो पूरे मैकेनिज्म को आपने समझा, और इनका जो मेन मकसद है, बिल्डिंग ए प्राइवेसी इकोसिस्टम को बिल्टअप करना है। जो बेस है पूरा जीरो जेके एस जीरो नॉलेज स्नैक का मतलब है क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी है। कि जब भी हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी का प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम बात करें तो आज क्या हमारे जेब में, हमारे पर्स में जो पैसा होता है या जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, क्या उसको हम पब्लिकली लोगों को बताते हैं? कभी नहीं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति XYZ मार्केट में घूम रहा है और उसके बैग में 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है, और किसी को नहीं पता कि उसके बैग में क्या है, तो वो सेफ है? अगर लोगों को पता चल गया कि इसके बैग में पैसा है, फंड है, तो क्या वो सुरक्षित है? वो आसानी से अपने घर पहुंच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि जिनको पता होगा तो बहुत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे उसको छीनने के लिए, वो फंड को हथियाने के लिए। तो जो अपना एक जो अनूवी ब्लॉकचेन आ रहा है, जो पॉलीगॉन, अभी तक हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कॉइन ए को एक बर्निंग प्रोसेस से बना रहे हैं। तो जब अरबी ब्लॉकचेन आएगा तो ये जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा, यानी इनमें दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को केवल वो दो लोग ही देख सकेंगे, जैसे कि बैंक्स के अंदर होता है। थर्ड पार्टी को, जिसको वो परमिट करेगा वो ही देख पाएगा, और दूसरा थर्ड पार्टी भी नहीं देख सकती। तो यहाँ लिखा है क्लियरली कि ना जीरो नॉलेज स्टार्क इज द क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हिड, मतलब उसको छुपा के रखेगी इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन, जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे डेटा, एंड इंश्योर दैट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज सेंडर की इंफॉर्मेशन, रिसीवर की इंफॉर्मेशन, उसका कितने अमाउंट में है, बहुत सारी चीजें जो रहेंगी ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जो कि अभी ब्लॉकचेन की कोई भी ब्लॉकचेन हो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, तो उसकी बहुत सारी अच्छाई होने के साथ साथ अगर हम उसको फाइनेंस सेक्टर में यूज करेंगे ब्लॉकचेन को, तो करेंसी का या पैसे का प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक की ब्लॉकचेन्स पे नहीं था। क्योंकि आपका वॉलेट एड्रेस किसी को भी पता हो तो वो वॉलेट एड्रेस को ट्रैक कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी दुनिया के किसी कोने में भी, कि इस वॉलेट से कितने ट्रांजेक्शन कब कब हुए। और कई बार हम खुद भी किसी को जब वॉलेट
कुछ चीज फंड को रिसीव करने या सेंड करने के लिए अपना वॉलेट एड्रेस भेजते हैं तो उसको बता देते हैं कि ये मेरा वॉलेट है। यानी कुछ लोगों को तो हम अपनी आइडेंटिटी दे देते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर तो कोई केवाईसी नहीं होती है तो वहां पता नहीं चलता, लेकिन हम खुद अपने आप से सामने वाले को बताते हैं कि ये मेरा वॉलेट एड्रेस है और इसके अंदर आप डाल दो, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या जो आइडेंटिटी है किसी दूसरे माध्यम से लीक हो ही जाती है। तो ये कह रहा है जितने विल नॉट बी पब्लिकली एक्सपोज, तो ये ब्लॉकचेन के अंदर उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया जाएगा। तो जब पब्लिकली तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास क्या है, कितना फंड है आपके। वी आर बिल्डिंग ए वर्ल्ड द फर्स्ट प्राइवेसी पब्लिक चेन बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ रहा है इनका जो मे भी अनवी ब्लॉकचेन है, जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आ जाएगा। क्योंकि अभी जो किम वहां से जो अनवी फाउंडेशन से और जो ब्लॉकचेन डेवलपर टीम से बैंकॉक में आए थे, मेरा उनसे पर्सनल भी बात हुआ था 20-25 मिनट का बाहर, तो उन्होंने पूरा क्लियर किया था कि आप ना बहुत जल्दी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और जो स्टेबलिश्ड है ब्लॉकचेन कंप्लीट प्राइवेसी इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेसी पब्लिक चेन के ऊपर होगा जो हमारा ब्लॉकचेन। ये आज नहीं, ये वेरी फर्स्ट ऑफ डे से इनके प्रोजेक्ट की प्लानिंग है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको देख रहे हैं आती जा रही, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा प्राइवेसी स्टेबल कॉइन बनना शुरू हो गया है, जो आप खुद अपने एलजीनियस को बर्न करके क्रिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी बर्निंग प्रोसेस से वो रनिंग में है। तो इनका मेन मकसद क्या है कि एक स्टेबल कॉइन ए को लेके आना और जो कि आपका वर्ल्ड का बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स दुनिया में आ चुके हैं। जैसे बात करें यूएसडीटी है आपका, दूसरा है आपका डाई है, आपका यूएसडीसी है। तो ये सारे के सारे क्रिएटर कोई मालिक है इनके, कोई एक ग्रुप है, एक कंपनी जो इसको चला रही है। जैसे यूएसडीटी का जो कंपनी का नाम वो है आपका थिएटर और उसके ऑनर है, यानी उनके कंट्रोल में पूरा का पूरा जनरेशन यूएसडीटी का सेंट्रलाइज है। इसी तरह डाई का जनरेशन भी सेंट्रलाइज है। यूएसडीसी जो सर्कल एक ग्रुप है वो आपका यूएसडीटी लेके आया, पर इनका सबका ये भी सब सारे के सारे जो है वो एक सेंट्रलाइज है। तो किसी भी कंट्री का या किसी भी इंडिविजुअल का बनाया हुआ पैसा क्या पूरे वर्ल्ड का मार्केट प्लेस का हिस्सा बन सकता है? क्या यूएसडीटी डाई को या सर्किल को जिसके ऑनर है जो सेंट्रलाइज है, कोई भी मार्केट प्लेस चाहे इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान है, अपने एक सब रिप्लेस कर सकता है कि अपनी खुद की करेंसी को? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पूरी करेंसी का अधिकार उन लोगों के पास चला जाएगा जो उसके ऑनर है। और ऑनर जब इंडिविजुअल होता है तो वहां पे क्या होता है, चीज सेंट्रलाइज होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि स्टेबल कॉइन ए है जो जो कि वेब 3 बेस्ड आपका फाइनेंशियल का इकोसिस्टम है। वेब 3 का मतलब है फ्रीडम, आजादी, यानी आप खुद इंडिविजुअल, आप अपने फंड के मालिक हैं, अपने फाइनेंस को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि अभी बैंक के थ्रू करते हैं। तो इसका है एक कंबाइंड, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस का एक सिस्टम है, जो एक कंसेप्ट है, जो कि एक नया कंसेप्ट है दुनिया के लिए। इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब है मैं और आप। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई क्रिएटर ने एक फार्मूला बना के, जिस तरह बिटकॉइन का एक प्रोसेस बना के, सतोशी नाकामोटो एक नाम आता है लेकिन वो कौन है क्या है किसी को नहीं, पब्लिक को दे दिया। इसी तरह तो क्रिएटर ने भी एक पूरा एल्गोरिथम, एक सिस्टम बना के पब्लिक को दे दिया कि आप ही जनरेट करोगे एलजीनियस भी, और आप ही स्टेबल कॉइन ए को जनरेट करोगे। यानी सिंपल सा एक यूनिक फॉर्मूला है यूनिवर्सल स्टेबल कॉइन ए को बनाने का भी। जिनके पास एलजीनियस होंगे उनको बर्न करके ही स्टेबल कॉइन ए बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी बैकडोर नहीं है, कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। तो ये कह रहा है इट सर्व ए ब्रिज कनेक्टिंग द एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड प्रोवाइडिंग ए
foundations, infrastructure, and more innovative possibilities for the numerous financial business in its algorithm mechanism to maintain stability, its value, and the A minted will be transferred from the national treasury and its equal value of USDT. जितनी USDT उसके बैकअप में होगा उतने इक्वल वैल्यू के ही स्टेबल कॉइन ए रहेंगे, यानी एक स्टेबल कॉइन के ए के पीछे एक USDT का सपोर्ट हमेशा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी एलजीनियस बना मतलब USDT यहाँ पे डाई है। सबको पता है जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि एलजीनियस को क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, एक डाई चाहिए होता है। तो यदि एक डाई से ही आपका नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनियस बनता है, अब उसकी वैल्यू $1 यानी उसकी पैदा होने के साथ ही इससे कम वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पैदा ही $1 के बैकअप से हो रहा है, जो कि रिजर्व है उसका फंड ट्रेजरी के अंदर जो उसके बैकअप में है। जैसे गोल्ड रिजर्व रहता है आरबीआई के पास और रुपए मार्केट में चलता है, तो इसी तरह से स्टेबल कॉइन ए भी एक एलजीनियस को बर्न करेगा तो एक डाई के इक्वली उसके बैकअप रहेगा, या एक यूएसडीटी के बराबर उसकी एक स्टेबल वैल्यू रहेगी बेस्ड ऑन ए ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियली ऑटोनॉमस सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड विच इज इंक्लूडेड। इस तरह से पूरा ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमस जो अपने आप ही चलेगा सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना इसका पूरा मकसद है। और उसके ऊपर बहुत हद तक हम लोग सक्सेस ले चुके हैं, क्योंकि जो पहला फेज हम लोगों का स्टार्ट हुआ था ओरिजिन का कम्युनिटी डेवलपमेंट का, स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट पब्लिक को दिया जाए और कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली प्लान कर चुके। और उसको प्लानिंग को आप देखें तो 10 लाख लोग से ज्यादा जब यहाँ हो जाएंगे, तो स्टेबल कॉइन एक ही प्लानिंग थी, लेकिन आज हम अप्रॉक्स 18 लाख प्लस कर चुके हैं कम्युनिटी होल्डर्स इसके अंदर। तो अब सेकेंड फेज स्टेबल कॉइन ए के मैकेनिज्म का काम शुरू हो चुका है और पूरा इसकी यूटिलिटी के ऊपर फोकस है, जो कि अनुभी ब्लॉकचेन के थ्रू, जो अभी आने वाली ब्लॉकचेन है उसके थ्रू होगा। तो इनका मकसद था, उस मकसद में 100% सक्सेसफुल हो चुके हैं। और वो कैसे कैसे काम करेगा तो मैं आपको आगे बात करूंगा। तो इसके अंदर अपना खुद का लोन एग्रीमेंट होगा जिस तरह बैंकिंग का होता है, गेटवे प्रोटोकॉल होगा, ए पेमेंट सिस्टम होगा जिस तरह से आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, सॉरी यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं, इस तरह यहाँ पे ए पेमेंट यानी ए पे एक आपका होगा जो हर स्टोर पे, हर मार्केट प्लेस पे, हर कंट्री के मार्केट का हिस्सा बनेगा और उस ए पेमेंट के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकेंगे। तो सारा पूरा जो बैंक और फाइनेंस का प्रोटोकॉल है, वो सारे प्रोटोकॉल को यहाँ पे मैनेज करने के एक एक चीजें दी गई हैं। हम यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी आपके पास उसका पहला जो इंट्रोडक्शन है वो आ चुका है। क्रॉस चेन एक्सचेंज ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 1 दिसंबर 2025 को। इसके अंदर आप किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन को यहाँ पे, चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो, चाहे बाइनेंस पे हो, चाहे वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हो, चाहे ट्रोन पे हो, ये 4 को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये पूरा का पूरा जो भी टोकनाइजेशन का रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है, करेंगे। जैसे कि आप आरबीआई की भी बात करें तो आरबीआई ने भी टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन के ऊपर अपने करेंसी का स्टार्ट कर दिया है। 2 सेक्टर है, रिटेल एंड आपका एक सेक्टर है होलसेल। तो होलसेल में वो सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे मैं आपका मेडिकल फील्ड है, आर्मी है, आपका बैंक्स है, इनको जो पैसा देती है आरबीआई, तो वो उसके ऊपर पूरा उन्होंने वर्क शुरू किया। साथ ही साथ हम मेटावर्स वर्चुअल दुनिया में भी फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। और ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोमोसिस डाओ कम्युनिटी है, इसके बारे में भी आप देखेंगे। तो जो ओरिजिन डाओ कम्युनिटी है, इसके अंदर टॉप रैंकिंग के जो
होल्डर्स हैं उनको 36 यूजर्स इस कम्युनिटी के मेन पिलर होते हैं, मेंबर होते हैं। हालांकि पूरी कम्युनिटी जो 18 लाख लोग हैं इस डाओ कम्युनिटी के अंतर्गत आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो ये 36 लोग क्या करते हैं, ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जो ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो ये डाओ कम्युनिटी के 36 मेंबर है जो कंट्रोल करते हैं, और टू पार्टिसिपली ज्वाइन द मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट डिसीजन यही लोग लेते हैं। और each member of the DAO organization will be stake certain amount of a and through smart contract authorization will be eligible to receive the 100 times funding from the treasury। मतलब जो लोग फर्स्ट बिलीवर है और हाईएस्ट स्टेकिंग इसके अंदर करते हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं। तो मैं और आप भी हो सकते हैं। यही सारे ऑपरेशन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं जिससे कि और हेल्दी और बेस्ट हो सके पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। और उनको यहाँ से जितना भी उनका स्टेकिंग वैल्यू है ट्रेजरी से उनको एलिजिबल है 100 टाइम्स यानी 100 गुना ज्यादा फंडिंग लेने के लिए और लोन लेने के लिए। मतलब इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो लैंडिंग एग्रीमेंट्स होंगे क्या रहता, फंड्स ऑब्टेन विल बी यूज, जो पूरा का पूरा जो फंड आ रहा है जो कि डाओ कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं उसका इकोसिस्टम बिजनेस में, लैंडिंग एग्रीमेंट्स में, गेटवे प्रोटोकॉल में एंड प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी प्रॉफिट ऑब्टेन मतलब गेन करेगा पूरा इकोसिस्टम उसका 20% तो जाएगा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और 80% जो सारे डाओ कम्युनिटी मेंबर है डाओ में वो एक व्यक्ति जिसने एक एलजीनियस भी लिया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन कर चुका है वो भी उसका पार्ट है। 36 मेंबर तो जस्ट लाइक है, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल पहले भी दिया है, एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर 100 फ्लैट्स होते हैं, 100 फैमिली रह रही होती है, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है। उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं गिने चुने 12 या 15 मेंबर होते हैं, लेकिन वो 12-15 मेंबर सारे डिसीजंस लेते हैं बिल्डिंग के फेवर में, बिल्डिंग के हित में। इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता वहां पे। तो वो एक प्रपोजल बनाते हैं, वो प्रपोजल सारे बिल्डिंग के लोगों के पास जाता है, वो केयरफुली उसको रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करते हैं उसको हाँ या ना में। तभी जाके वो प्रपोजल जो बनाया था उस बिल्डिंग के फेवर में कि क्या उसकी पुताई होनी है, साफ सफाई होनी है, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होना है, तो ये सब डिसीजंस पूरा कम्युनिटी मिलके लेती है। सेम यहाँ है कि डाओ कम्युनिटी के वो सारे मेंबर एक वोटिंग प्रोसेस से लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए भी मैं दिखाऊं, अभी कुछ दिन पहले तो ये एक इंट्रोडक्शन था पूरे प्रोजेक्ट का। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे एक वोटिंग प्रोसेस किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ डाओ वोट्स के अंदर आप जाएंगे तो अभी डाओ वोट्स के अंदर रिसेंटली अभी 23 नवंबर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हुआ है आपका 600 डेज के बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स को लाने के लिए भी यहाँ पे एक वोटिंग पावर होती है। वोटिंग पावर में आप देखेंगे डाउ वोट्स प्रपोजल नंबर 10 है, लॉन्च ऑफ 600 डेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें अंदर ये प्रपोजल बनाया गया था 22 नवंबर 2025 को, और उसके ऊपर वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ। 744.74 एलजीनियस का वोटिंग हुआ उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में 0.02 एलजीनियस ये पास हो गया। इसके अंदर प्रपोजल डिटेल थी कि दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे लिक्विडिटी बॉन्ड्स और आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे, तो जो 600 डेज के लोग परचेज कर पाएंगे। साथ का इसका क्या ऑब्जेक्ट था, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि आपका जो स्टेबल कॉइन ए को इशू करने के लिए जितने ज्यादा बॉन्ड्स बाय होंगे उतने ज्यादा आपके एलजीनियस बने, क्योंकि जो ट्रेजरी से एलजीनियस खरीदेगा बॉन्ड ही एक मैकेनिज्म। अगर पीयर टू पीयर आप एलजीनियस का ट्रांजेक्शन करते हैं या क्विक शेप पे जाके भी आप अपने डाई से एलजीनियस लेते हैं, उस समय नए एलजीनियस बिल्कुल भी जनरेट नहीं होते, केवल बॉन्ड मैकेनिज्म से ही नए एलजीनियस जनरेट होते हैं। जितने ज्यादा एलजीनियस जनरेट होंगे उतने ज्यादा एलजीनियस से आप स्टेबल कॉइन ए बना पाएंगे, और उतना ज्यादा आपका
ट्रेजरी का बैलेंस भी रहेगा, क्योंकि जो डाई आप देंगे एलजीएनएस को जनरेट करने के लिए वो ट्रेजरी के अंदर रिजर्व हो जाता है। पूरा कैपिटल तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इसके पहले भी जो प्रपोजल यहाँ, जैसे कि आपका लॉटरी वाला 600 डेज का चल ही रहा है स्टेकिंग प्रोग्राम, जो 100 डेज का, वो भी 009 प्रपोजल था। उसके पहले के और भी ये प्रपोजल्स आ चुके हैं बारी प्रोसेस का साथ। तो ये अभी तक जो प्रपोजल पास हुए उनकी पूरी ये लिस्ट है, हिस्ट्री है। तो यानी ये पूरा का पूरा एक सेल्फ ना होके ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं और आप रन कर रहे हैं, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर एक मार्केट प्लेस अंदर ये अपनी जगह बना सकता है। यहाँ पे देखिए क्रॉस चेन एक्सचेंज आ चुका है। क्रॉस चेन एक्सचेंज के अंदर आप अपने कोई भी करेंसी जो आपके पास है, तो ये अभी कुछ ब्लॉकचेन जो इंट्रोड्यूस हुई है वो 4 ब्लॉकचेन है आपकी, जो कि इथेरियम है, सोलार, वो आपका सॉरी ट्रोन है, आपका पॉलीगॉन है और बीएनबी है। 4 ब्लॉकचेन को यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये स्लो है, नेट लोड होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, आप देखेंगे तो आप अपने किसी भी करेंसीज को जो अभी अभी दूसरे एक्सचेंज पे आपको जाना होता था, आप खुद अब ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे ही जाके अपने ये कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका इथेरियम है, बाइनेंस है, पॉलीगॉन है, ट्रोन है, ये 4 ये आपके कॉइन है। तो इसके अपन किसी भी कॉइन का, आपको कई बार ये होता था कि हमको डाई ना मिल रहा होता है तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूएसडीटी मिलता है, कभी बाइनेंस का मिलता था, कभी इथेरियम का मिलता था। तो उसको डाई में कन्वर्ट करने के लिए आप इसी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास यूएसडीटी है, तो आपने यूएसडीटी बाइनेंस का सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको इसको डाई सिलेक्ट किया, तो यहाँ जो भी आपका वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो और इसी प्लेटफॉर्म पे। इसलिए ये अलग अलग ब्लॉकचेन का आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, इसलिए क्रॉस चेन ये कहलाया कि ये खुद का ओरिजिन का ही है और ओरिजिन ने इनके साथ में ऑफिशियली पूरा, तो स्पीड द सेव द फ्यूचर, मतलब इसका मकसद ये है कि फ्यूचर को इस मतलब जो भी करेंसी है आपका ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, उसको स्पीड देना और उसको सेव देना फ्यूचर में, ये इनका मकसद है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम अपना अगेन बैक आते हैं और क्रॉस चेन एक्सचेंज आ चुका है जिसकी ऑलरेडी पहले से प्लानिंग थी। अब हम जाते हैं बॉन्ड्स को कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पहले से अवेलेबल थे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब रेट नीचे आ रहा होता है तो लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो 8.1858 का करंट रेट है और इसके लिए लिक्विडिटी बॉन्ड्स के ऊपर जब भी रेट नीचे आता है, पूरा मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी बॉन्ड्स के अंदर काउंट आ जाता है, जिससे कोई कितना भी सेल करे यहाँ पे लिक्विडिटी हमें अवेलेबल रहे। आप पे 3 डे 30 डेज 60 डेज, आपके 120 240 360 डेज तक के बॉन्ड्स पहले थे, अब 600 डेज के बॉन्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 600 बॉन्ड्स का आप यहाँ पे लेंगे तो आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो सारे बॉन्ड्स पे आपका डिस्काउंट आ रहा है, थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। तो दिखेगा आपको यहाँ पे नियर अबाउट 22 से 23% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है। कभी कभी 25% या 26% तक आ जाता है। तो जब आप बॉन्ड्स बाय करते हैं तो आपको जितना अमाउंट अभी पे करना है, एक एग्जांपल के लिए कि आप 100 एलजीनियस का बॉन्ड्स यहाँ पे बाय करना है आपको, तो 100 एलजीनियस के बॉन्ड के लिए आपका करंट रेट से $816 देने होंगे आपको। लेकिन अगर 8.20 का करंट रेट चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ बॉन्ड में प्राइस का मिल रहा है 6.6739। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आए और लिक्विडिटी भी काफी बढ़ती रहे। तो जितना, क्योंकि ये प्राइस को लेके कभी भी और मतलब जो ओरिजिन प्लेटफॉर्म आपको बात नहीं करता, प्राइस कुछ भी हो सकती है, क्योंकि प्राइस का डिसीजन या प्राइस जो है वो पब्लिक ही डिसाइड कर रही है।
हम कितना सेल कर रहे हैं और कितना बाय कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है आपका 8.2050। अगर आपको 8.20, अगर नॉर्मल स्टेकिंग में बात करें तो 820 आप एलजीनियस देंगे। सॉरी, डाई देंगे, डाई तो आपको 100 एलजीनियस आएंगे नॉर्मल स्टेकिंग में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 600 डेज में, तो आपको 122 एलजीनियस आ रहे हैं। एक मिनट में अगेन स्टॉप करके दोबारा से आता हूँ इसको। एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करूँ पहले। कि कुछ कलाकार लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए जो देखिए आप 6.6 में मिलेगा, यानी केवल जो 22 इंजीनियर्स ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो। आप 22 है, लेकिन अगर 600 डेज के लिए वो रहेंगे तो आपको 9 टाइम्स हो रहा है, तो 22 9 टाइम्स हो जाएगा, लगभग 23 एलजीनियस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर यही देखा जाए तो एलजीनियस 22 को आप 220 एलजीनियस में बन जाएंगे। 2269 पॉइंट जो है 1 ईयर में ये 220 एलजीनियस एक्स्ट्रा बनते हैं। और अगले 1 ईयर में देखा जाए तो टोटल 2 साल के अंदर जो 600 डेज को अगर हम 2 साल मान लें पूरा, तो यहाँ पे लगभग 2200 एलजीनियस आपके बन जाते हैं। और अगर करंट रेट से भी बात करें तो लगभग आपका $16,000 की $17,000 बनेगा, $8 से भी बात करें। और अगर इसका रेट $5 भी रह जाता है 2 साल बाद, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब स्टेबल कॉइन ए का जो मैकेनिज्म आ रहा है उसके बाद मैक्सिमम एलजीनियस बर्न होने शुरू हो जाएंगे। और जब एलजीनियस बर्न होंगे तो उसकी सप्लाई और शॉर्ट होगी और डिमांड कंटिन्यू रहेगी, तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। और एलजीनियस का प्राइस क्या हो सकता है, तो आप प्राइस प्रिडिक्शंस में अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अप्रोक्सीमेट $30 के ऊपर बताता है 2029 में। यानी जितना ज्यादा टाइम आप क्रिप्टो को होल्डिंग रखते हैं उतना बड़ा आपको ग्रोथ देता है। पास्ट भी यही कहता है। बिटकॉइन का प्राइस देखें, एथेरियम का प्राइस देखें, यही हुआ। तो ये बॉन्ड मैकेनिज्म से ज्यादा लोगों को मकसद ये है मेरा ये पूरा समझाने का कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैकेनिज्म से आप यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, तो ये पूरी कम्युनिटी का प्रोग्राम है। कम्युनिटी जितनी बढ़ेगी, जितने ज्यादा यहाँ पे स्टेबल कॉइन एक होंगे, तो पॉसिबल जब भी है जब ज्यादा से ज्यादा एलजीनियस होंगे कि एलजी को बर्न करके ही स्टेबल कॉइन बना सकते हैं। और पूरे मार्केट का प्लेस का वो जब बनेगा हिस्सा, तो यूटिलिटी आएगी उसकी, वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। कि लगभग अपने को 40 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मैं अब उसी पे आता हूँ। तो स्टेबल कॉइन एक का दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो है कि आप जो अनवी ब्लॉकचेन का कॉइन आएगा तो उसके साथ पेयरिंग रहेगी, तो आप अनवी टोकन्स जो कि एक बिटकॉइन के इक्वली 2,10,00,000 होंगे, और उस समय तक में भी हो सकता है मार्च अब के बाद जब अप्रैल मई में लॉन्च होगी तो हम 18 लाख से 25 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुके होंगे। तो वो 25 लाख लोगों की वो डिमांड होगा, और जिनके पास स्टेबल कॉइन होगा वो इमीडिएट उसको स्वेप कर पाएंगे, ले पाएंगे। और मे भी फ्यूचर में, क्योंकि ये हमारा ब्लॉकचेन जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा, तो जिनके पास ऑलरेडी अभी बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, या जो भी करेंसीज है, वो भी आपका पार्क करें, उनको भी शेप करके, क्योंकि हमारा क्रॉस चेन एक्सचेंज रहेगा और इसका आपकी स्टेबल करेंसी ए रहेगा। जिस तरह भी यूएसडीटी यूएसडीसी है, तो लोग अपने कॉइन्स को कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर यूएसडीटी में। जैसे बिटकॉइन को रेट जब डाउन आ रहा होता है तो अपने लॉस को कम करने के लिए लोग यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं या यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरे जो स्टेबल कॉइन है ये सेंट्रलाइज है, इनके मालिक हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन ए ये पब्लिक का प्राइवेसी स्टेबल करेंसी होगा, स्टेबल कॉइन होगा, जिसका अंदर 100% पूरी दुनिया के क्रिप्टो होल्डर्स
चाहेंगे भविष्य में कि अपने कॉइन को वो प्राइवेसी इस करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करें, तो सारे सारे लोग एक क्रॉस चेन एक्सचेंज का यूज करके अपने बिटकॉइन, अपने इथेरियम स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट करेंगे। और इस डिमांड कितना आएगा फ्यूचर में, तो आप अभी सोच भी नहीं सकते। आपकी कल्पना और मेरी कल्पना के परे है। और देखो पॉसिबिलिटीज कुछ हद तक आपको मैं जो स्लाइड्स दिखाऊंगी तो भी आओगे क्या ये पॉसिबल है। आप भी शायद क्वेश्चंस मार्क्स लगाएं। तो स्टेबल कॉइन ए का मैकेनिज्म को समझने के लिए आगे चलते हैं हम। तो अनवी क्या है, अनवी ब्लॉकचेन क्या है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। दो तीन क्वेश्चन कर दूं, अपना क्लियर हो जाएगा। कि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि सर ये लिक्विडिटी जो है, ये लिक्विडिटी ओपन है, क्या क्रिएटर इस लिक्विडिटी को निकाल सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में नए एल्जीनियस बना के बैकडोर से बेच के लिक्विड निकाल के सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये जो आपको दिख रहा है, और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्रिएटर जिसने ये वॉलेट क्रिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट का एलजीनियस का, नए एलजीनियस बना सकता है क्या? तो उसका आंसर है 100% नहीं बना सकता। इसको आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये टोकन का आपका सिंबल है 62 करोड़ 74 लाख। और पिछले शायद मेरे को लग रहा है 2-4 मिनट से ही दिक्कतें आई हैं। अभी डेस्क टूल दिख रहा है, डेस्क स्क्रीनर दिख रहा है सर। आप देखा आपका डेस्क स्क्रीनर का स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? यस सर, डेस्क स्क्रीनर अभी क्लियर दिख रहा है सर। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूं तो यहाँ देखिए तो टोटल ट्रांजेक्शन दिखा है 24 आवर्स में कितने हैं, 7,63,000। एक्चुअल में अगर हम इनको ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर चेक करें तो ये आपका पॉलीगॉन का आपका देखेंगे तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन होते हैं एवरी सेकेंड, वो ट्रांजेक्शन यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे भी 24 आवर के ट्रांजेक्शन कितने हैं, 33,36,081,013 ट्रांजेक्शन टोटल हुए। 36 लाख ट्रांजेक्शन 24 आवर्स में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के इस पर्टिकुलर आपके एल्जीनियस को लेके हो रहे हैं। केवल सेल और वाई के ट्रांजेक्शन दिखा स्कैनर। तो ये मेरे को हाईलाइट जब बात हुआ था तो जो किम थे उन्होंने बताया कि सर ये आप अंदर जाके देखिए एक्चुअल ट्रांजेक्शन ये होते हैं। तब इतने ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं तो ये कोई मतलब रियलिटी है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर रहे हैं, किसी हम एक्सचेंज पे जाके चेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप और अंदर जाके इसके अदर इंफॉर्मेशन में तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखा कि आपका जो ब्लॉकचेन है थोड़ा नेट स्लो है इसलिए शायद। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। एक सेकंड में और कंफर्म करूं, हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर, यस सर, यस सर, हो रही है सर, क्लियर है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो वॉलेट है, ये क्रिएटर ने जो वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिएट किया था, क्योंकि किसी ने तो क्रिएट किया, इसके अंदर देखिए पॉलीगॉन का बैलेंस 0 है। और इसके अंदर कोई भी अगर पॉलीगॉन डालना भी चाहे तो वो नल एड्रेसेस पे है तो पॉलीगॉन आएगा नहीं। और ये भी आपका एल्जीनियस को एक क्रिएटर ने डिप्लॉय किया था इसको। ये क्रिएटर का जो एक्चुअल वॉलेट है 4351 है जो दिख रहा है। इस क्रिएटर ने एल्जीनियस के जो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको डिप्लॉय किया था 1 year 271 डेज एगो। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था 336 डेज एगो, जब 7 मार्च 2024 को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। उसके पहले ये मैकेनिज्म भी जस्ट एक दिन पहले ही किया गया 6 मार्च 2024 को। यानी क्रिएटर के पास भी इस वॉलेट में अगर आप देखें तो कोई भी एल्जीनियस नहीं है। उसको भी अगर एल्जीनियस लेना है तो जो प्रोसेस है उसी से लेना होता है। और लॉग 4 पे जाके आप चेक करेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जिसमें आपका पहला
क्रिएट किया था LGNS, उसको भी नल एड्रेस पे डाल दिया। यानी क्रिएटर अब एक भी नए LGNS को क्रिएट नहीं कर सकता। और ये कब हुआ था? लॉन्च होने के पहले ही, पब्लिकली टेस्टिंग करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो अगला जो है एड्रेस जो मैं दिखा रहा हूँ 81, यहाँ पे भी ये पॉलीगॉन का एड्रेस था, इसको भी इन्होंने पोल को भी नल एड्रेस पे डाल दिया। यानी कोई नए इंजीनियर इसके अंदर डिपॉजिट सॉरी करना चाहे या वो पोल इसके अंदर डालना चाहेगा तो नहीं डाल सकता। और जब तक आपके वॉलेट में पॉलीगॉन नहीं है तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। ये इसका प्रूफ है। सॉरी, अब आप यहाँ चेक करेंगे, देखिए जीरो पोल है तो कोई ट्रांजेक्शन, तो ये आपका ये क्लियर हो गया कि बैकडोर से नए एल्जीनियस नहीं बन सकते। जो एल्जीनियस पब्लिक क्रिएट कर रही है, जो एक मैकेनिज्म से, उसी मैकेनिज्म से ही बनेंगे। इसके बाद एक होल्डर्स पे जाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि टेजरी कहाँ है। तो ये जो आपका यहाँ वॉलेट ही टेजरी होती है। तो ये पहला जो आपका वॉलेट है जिसमें 51BFC है लास्ट में, इसके अंदर 84.98% आपका टेजरी बैलेंस है। अगर इसको भी हम चेक करें तो ये सेम कंडीशन इस वॉलेट की भी है। ये वॉलेट को यहाँ पे जाएंगे तो चेक करते हैं अपन, एक सेकेंड, ये इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये फिल्टर्ड बाय द टोकन होल्डर्स, इसको हम अगर ओपन करते हैं तो ये टोकन, ये वॉलेट आपका वही आ गया। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? आपका टेजरी का। 251BFCI, इसके अंदर भी देखें जीरो पोल है। मतलब जो ये पर्टिकुलर जिसके पास ऑनरशिप है इस वॉलेट एड्रेस की, वो यहाँ से सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। पब्लिक ही के अंदर ट्रांजेक्शन को भी डिप्लॉय किया गया है। इतने वही वन पहले ओरिजिनल डिप्लॉय में डिप्लॉय किया। और इसको भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नल एड्रेस पे है, लॉग 2 पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एड्रेस की जो ऑनरशिप इसको खत्म कर दी गई है और इसको भी नल एड्रेस पे डाला। ये टेजरी है, यानी जो क्रिएटर है, जो ऑनर, मतलब उसमें से सिंगल ना तो इसके अंदर पोल डाल सकता कोई, और ना ही इसके अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज कर सकता है। एक्टिविटीज कौन कर सकता है? पब्लिक, यानी मैं और आप। जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, स्टेक करते हैं, जितने भी LGS इसी वॉलेट में आते हैं, यहीं से हमको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लिक्विडिटी वॉलेट अलग है। ये आपका टेजरी का स्टेकिंग वॉलेट है। टेजरी यही है, यहाँ पे जितना भी बैलेंस है इधर ही रहता है। तो ये भी नल एड्रेसेस पे हमने चेक किया, तो यानी इसका भी फंड क्रिएटर नहीं निकाल, पब्लिक ही निकाल सकती है। और एक फार्मूला होता है कि आपने अपना फंड विड्रॉल किया है तो आप अपने वॉलेट पे, मतलब जो डिपॉजिट किया है उतने ही निकाल सकते हो। क्या उससे ज्यादा आप किसी दूसरे वॉलेट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बना के अगर देखे, उसको नल एड्रेस पे डाल दिया गया तो कोई भी सिंगल पैनी किसी दूसरे वॉलेट की नहीं निकाल सकता। तो वो भी हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पे बहुत सिंपल ही है और एक लॉजिकल भी है। इसके बाद हम बात करते हैं टेजरी। तो टेजरी के अंदर भी जाएं तो यहाँ पे जो टेजरी है, टेजरी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, अभी मैं आपको शेयर करूंगा टेजरी के अंदर। एक मिनट, थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ, शायद उससे फास्ट हो जाए। आपका डेक्स स्कैनर आपको शो हो रहा है यहाँ पे। टेजरी लिक्विडिटी, टेजरी हमने चेक कर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कितने लोग हैं? 27 लोग हैं। इस 27 लोगों की बात करें तो 27 लोगों में से हाईएस्ट जो लिक्विडिटी वॉलेट है वो फर्स्ट वाला ही है। यहाँ पे अंदर जाएंगे हम तो आप देखिए, तो फर्स्ट जो वॉलेट है जिसमें 5321, अभी लोड होगा आपको दिखेगा। 5321 जो होल्डर्स है,
27 जो लिक्विडिटी हाईएस्ट लिक्विडिटी जिस वॉलेट में है वो पहला वॉलेट है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसका वॉलेट एड्रेस है 521 लास्ट में। अगर इसको हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, एक तो 100% यहाँ पे लिक्विडिटी इधर ही है। 99% जो लिक्विडिटी का रूल ये है कि अगर इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी दिखा रहा है 441 मिलियन, तो इसमें 50% आपके डाय रहते हैं और 50% आपका एलजीनियस होते हैं। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसको भी करेंगे क्या ये क्रिएटर वॉलेट जो ये वॉलेट है, ये क्रिएटर वॉलेट के पास वॉलेट को ऑपरेशंस करने का अधिकार है या नहीं है। तो आप देखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपका आ रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका टीजरी का, F5321 वॉलेट एड्रेस है। इस वॉलेट के अंदर भी जो भी इसको ऑपरेशनल करा, जिसने भी क्रिएट किया, वो जो उसको वॉलेट क्रिएटर कह सकते हैं, उसने भी 0 यहाँ पे बैलेंस है, यानी सिंगल ट्रांजेक्शन इसके अंदर ये जो वॉलेट ऑनर नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर पोल नहीं आएंगे। और पोल कभी भी इस वॉलेट में नहीं आएंगे। मैं बार बार वही नल एड्रेस आपको चेक करा रहा हूँ। तो ये भी 636 डेज पहले डिप्लॉय किया गया था और उसको भी लॉक 2 में जाएंगे। तो देखिए ऑनरशिप ने अपना, प्रीवियस ऑनर ने अपनी ऑनरशिप खत्म कर ली है और आपको इसको क्या किया है, डाओ कम्युनिटी ही ऑपरेट करेगी। और इसके बाद री अनाउंस, जिसको बोलते हैं ऑनरशिप री अनाउंस कर दी गई है डाओ को। और इसी तरह पोल टोकन का भी देखें तो पोल टोकन भी यहाँ पे नहीं आ सकता। और बात जो करते हैं अपन कि जो डाओ कम्युनिटी है, वो डाओ कम्युनिटी के 36 मेंबर अगर एक मत हो जाए और इसको ट्रेजरी से फंड निकाल ले तो क्या होगा, बाकी लोगों का तो दिक्कत आ जाएगा। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बार बार बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम कानून होते हैं। तो डाओ का प्रोटोकॉल ये है कि उसके सिंगल मेंबर या सारे के सारे 36 मेंबर मिलके केवल प्रपोजल बना सकते हैं और प्रपोजल पब्लिक के पास जाता है। और जब पब्लिक उसको पास करेगी, उसी कंडीशन में ही आपका ट्रेजरी से कोई भी फंड रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कम्युनिटी मेंबर जब वोटिंग प्रपोजल आए तो उसके फेवर में, कि तेजी से फंड निकालने के फेवर में वोट डालेगा। जब कोई वोट ही नहीं डालेगा, सब उसके अगेंस्ट में वोट डालेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो पाए। एक छोटे से कुछ क्वेश्चन जो मार्केट से आते हैं, तो बेफिक्र रही है, कोई लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता, नए एलजीनियस बन नहीं सकते जो कि आपकी लिक्विडिटी को खत्म कर दें, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ही आप लोगों को एंट्री ले और एंट्री कराएं। बताने को तो बहुत कुछ है। जैसे जो मैकेनिज्म है आपका, जब भी एलजीनियस आपके पास आते हैं आपके स्टेकिंग प्रोग्राम से, तो उनको 100% आप कन्वर्ट करें डाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या 2.1% बर्निंग होगा। 2.1% बर्निंग होने से आपका रेट भी इंक्रीज होगा, साथ में सप्लाई शॉर्ट होगी और स्टेबल कॉइन ए बनता है। साथ ही 2% आपका फोमो पोर्ट में जाता है। तो फोमो पोर्ट में जितने भी आपके लोग पार्टिसिपेशन करते हैं लॉटरी सिस्टम के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे यही डाओ कम्युनिटी है, ऑर्डर सॉल एंड लाइट, ये इसका मकसद है। तो ऑलरेडी हम सेकेंड फेज में, बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसको गौर से समझिए कि हमारा स्टेबल कॉइन कहाँ पहुंचेगा और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। कि स्टेबल कॉइन के क्रिएटर हम और आप ही हैं, ये पूरी कम्युनिटी है। और तो अब मतलब क्या है कि तो लोग का मतलब है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा, यानी जो ये हिस्टोरिकल मोमेंट आने वाला है कि जो ट्रांजिस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट आपका ट्रस्ट इंटरनेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। एट द टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस यानी पैसा, सोसाइटी यानी समाज, और पावर यानी ताकत, एंड वैल्यूज और वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड हो रही हैं। मतलब ये सब कुछ बदल रहा है। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्व, जो सेंट्रलाइज चीजें धीरे 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 वो डिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। व्हाइल ए न्यू डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज गिवन द बर्थ,
टू ए ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क। यानी हम आप पूरी कोई कंट्री या इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क बना रहा है। इसमें 3 टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। सबसे पहला है इंटेलिजेंसी रेगुलेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो रहा है। तो एआई बीइंग को पार्टिसिपेट इन ए सोशल रेगुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिप्लेसिंग ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजंस मेकिंग। जो अब डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम में व्यक्ति होते हैं, सारे जजमेंट वही लेते हैं, तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यानी अब आपका प्रोग्राम कोड और एल्गोरिथम्स ही सारे डिसीजन लेंगे, जहाँ पे इमोशंस नहीं होंगे, जहाँ पे लालच नहीं होगा, जो भी एक्यूरेसी होगी 100% होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लें, जो लोगों ने अपने मोबाइल का लॉक फेस रीडिंग लिया हुआ है, तो आपने एक बार अपने फेस को रीड करके लॉकिंग में डाल दिया है, तो वो मोबाइल केवल आपके ही फेस को रीड करके ओपन होगा, किसी दूसरे को नहीं रीड करेगा वो। तो एक आर्टिफिशियल मतलब आपने अपने मोबाइल को इंटेलिजेंट बना दिया। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया ना, तो क्या कभी गलती कर सकता है आपका मोबाइल की मेरे चेहरे को या किसी थर्ड पार्टी के चेहरे को देख के वो ओपन हो जाए, रीड कर ले? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ किसी तरह तो इसका यूज होगा। साथ ही साथ कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशन, डीप इन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेरेंस नेटवर्क का यूज होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखिए वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे आपको पानी की जरूरत होती है, या आपको है ना चिप्स बिस्कुट लेने होते हैं, तो आप उतना अमाउंट जो उसका वैल्यू है डालते हैं मशीन्स में, सिलेक्ट करते हैं और आपको वहां से वो प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या कोई इंसान या कोई व्यक्ति बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा है? सारा का सारा कंप्यूटिंग पावर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से वो मशीन बनी है। तीसरा सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है, जो अभी तक हम वहाँ सब चीजों में यूज करते हैं, करेंसी जैसे रुपए का, डॉलर का, तो ये ट्रस्ट रेवोल्यूशन आने वाला है। नहीं, वेब 3 बेस्ड जो वॉलेट है, रियल वर्ल्ड एसेट बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, और पहली दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेसी पब्लिक करेंसी बनने जा रही है ग्लोबल, वो है आपका स्टेबल कॉइन ए। तो उसका यूज होके ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेगा। तो वो क्या आसानी से बन जाएगा? हम क्या करने जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका में घुसकर अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करने जा रहे हो आपके स्टेबल कॉइन ए से। यूरोप के अंदर घुसकर आप वहां के यूरो को रिप्लेस करने जा रहे हो, आप डॉलर को, यूरो को, इंडिया में रुपए को, दुबई में धर्म को। तो ये क्या आसानी से हो जाएगा? कोई अपने घर में, अपने ही मार्केट में किसी दूसरी करेंसी को परमिशन दे देगा? नेवर, कभी नहीं। इसके लिए बहुत सारे वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि वहां बैठ के कोई आदमी नहीं चलाएगा कि ये सारी चीजों को ऑपरेट करेगा, बैंक को या मार्केट प्लेस को। वहां पे आपका ए पे पेमेंट गेटवे होगा, आपका वेब 3 के वॉलेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूज करके जो इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, वो फिजिकल हार्डवेयर होंगे जो दुनिया को दिखेंगे और वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें से आपको दिखाता हूँ क्या कहा। तो अबाउट अनवी फाउंडेशन या डाओ कम्युनिटी जो है पूरे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम्स के लिए काम कर रही है, और वर्ल्ड के 8 रीजन, पूरी दुनिया को 8 रीजन में इन्होंने डिवाइडेड कर दिया है। उन रीजन्स के अंदर इन्होंने अपना वर्किंग और फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया है। तो वो है कि क्या है कि यहाँ पे आप क्लियर लिखा है कि आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपके साथ में रिपीट करता हूँ कि अनवी फंक्शन ग्लोबल प्लस टेक्नोलॉजी डिकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेब 3 फाउंडेशन है, कमिटेड, जो कमिटेड है बीइंग वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन। मतलब एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन बनाने जा रहा है जो आप दुनिया उसको फॉलो करेगी। एंड
वैल्यू एसिलेट्स और वैल्यूज को एसिलेट करेगा। एट प्रेजेंट द फाउंडेशन हैज एस्टेब्लिश 5 कोर ग्लोबल हब, 5 ग्लोबल हब में स्टेब्लिश हो चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल और क्लाइमेट कोऑपरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स बना रहे हैं, जिससे कि हम पूरी दुनिया में स्टेबल कॉइन एक यूटिलिटी ला सकेंगे। दुबई के अंदर बात करें तो ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस के ऊपर काम हो रहा है। हांगकांग के अंदर फोकस ऑन द वेब 3 इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद रॉ ऑन चेन एंड एआई टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेशन चल रहा है। सिंगापुर में बिल्ड अप द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। स्विट्जरलैंड पे जो वहाँ का एक्ट है क्रिप्टो को लेके, माइका, उसकी फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है डिजिटल एसेट एंड रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन के साथ में। लंदन के अंदर इन डेप्थ में एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च का काम चल रहा है। और प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा आज, क्योंकि आज इस पूरे प्लेटफॉर्म को भी रेडी करने में, जो कि पहला बैक की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। ओरिजिन बैकिंग एंड इन्फिनिटी 3 फेज का प्रोग्राम 2010 से इन्होंने वर्किंग किया, जब जाके 14 साल बाद 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया। तो ये पूरा वर्किंग चल रहा है। तो इन सब के साथ साथ आपको हर कंट्री के आपका फाइनेंस का करेंसी का लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि ये है तो ग्लोबल कंप्लायंस एंड फाइनेंस फ्रेमवर्क इन एन एरा वेयर द ग्लोबल कंप्लायंस डिफाइन द बेसलाइन ऑफ न्यू फाइनेंस। Anavi Foundation has established a forward-looking strategy layout, completing the regulatory coverage in 8 region holding the 15 core license. 15 कोर लाइसेंस लेने जा रहे हैं एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी। जो रीजनल रेगुलेटरीज मैंने आपको बता ही दिया कि दुबई में रेगुलेशंस आ चुका है, सिंगापुर में आ चुका है। आपका जिन जिन कंट्रीज में रेगुलेशन हो उसका ये फ्रेमवर्क जो लास्ट पेज में दिखाया ये कर रहा है। साथ ही साथ ये पूरे लाइसेंस लेने होंगे आपको, जिसके अंदर पार्टनरशिप बिकम द ग्लोबल लीगल कंसर्न, मतलब लीगल जो कंसर्न होंगे वहां के, उनको लेना पड़ेगा। वेब 3 रॉ एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके, रियल वर्ल्ड एसेट को लेके, वेब 3 को लेके, इन्वेस्टमेंट एट कोनाइजेड प्लेटफॉर्म। तो पहला यहाँ का लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड लाइसेंस लेना होगा आपका फाइनेंशियल सर्विस परमिशन, एसेट कस्टडी लाइसेंस। इस तरह के ये 15 लाइसेंसेस भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से लेने हैं, तब जाकर हम इन रीजन में और पूरी दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे और पूरे मार्केट प्लेस में पूरी दुनिया की करेंसी को इंटीग्रेटेड कर पाएंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और जिसको डिसेंट्रलाइज, एक्चुअल जो ब्लॉकचेन का मकसद है डिसेंट्रलाइज, उस डिसेंट्रलाइज प्रोसेस से पब्लिक की पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबली इस सिस्टम के थ्रू जुड़ चुकी होगी और हर मार्केट प्लेस में चल रहा होगा। ऑलरेडी बात करें, अभी 120 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम में इंक्लूडेड 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 62% का वहाँ एनुअल रिटर्न आएगा। 4.2% की हर प्रोजेक्ट में मिनिमम ROI मिलेगी और $3.8 बिलियन का इनका मार्केट प्लेस हो चुका है। तो बेसिकली पार्ट है अनवी ओरिजिन, अनुभू मेलोज इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट इनका अनवी वेब की है। तीनों ही प्रोजेक्ट इनके हैं, सबके अपने अपने मकसद हैं। अनवी क्या है, 3.0 प्रोटोकॉल का ओरिजिन का पहला प्रोजेक्ट था इनका। सेकंड प्रोजेक्ट गेमिंग का है। थर्ड प्रोजेक्ट एक मोबाइल बेस्ड, एक डिवाइस बेस्ड प्रोजेक्ट था, लैंडिंग, तो वो भी चल रहा है। ग्लोबल मैप है, हमारे 30 कंट्रीज के अंदर पार्टनर्स पे काम चल रहा है। उनके साथ 15,000 से ज्यादा यहाँ पे डेवलपर ये पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इम्प्लीमेशन करने के लिए उनके कोलैबोरेटिंग हो चुके हैं 15,000 से ज्यादा पार्टनर। तो वही हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे कंट्रीज के अंदर है। अभी एक नजर डालें 2025 में, तो 2025 तक इसकी जो कैपिटल क्या थी,
पूरा अनवी फाउंडेशन की Q3 में $285 बिलियन का इनका करंट टोटल फंड स्केल है। सेकेंड, मार्केट में इन्वेस्टमेंट इनका $640 मिलियन USDT का पोर्टफोलियो है। इकोसिस्टम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी में आपका फंड जो 310 मिलियन का है। स्ट्रेटजी एंड को इन्वेस्टमेंट के अंदर इनका 300 मिलियन का पूल है। इनका अभी 2028 का टारगेट है $15 बिलियन तक इसको ले जाना। और इनके जो पार्टनर्स हैं मॉर्गन क्रेस्ट, टाइटन कैपिटल, एनिमोको, गेट वेंचर एंड बाइनेंस लैब, ये इनका पूरा पार्टनर्स हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग ये प्लानिंग के साथ में फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं। ये सब चल रहे हैं। बड़ा इसके सेंटर में आपका वेब3 यानी अपना रहेगा जो कि सारा कोऑर्डिनेशंस बनाएगा आपका डाओ के साथ, एआई के साथ, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ में, डीप इन्वेस्टमेंट एंड सोशल, ये सारा का सारा मैकेनिज्म वेब3 का पूरा लैंडस्केप रहेगा जो दुनिया में काम करेगा। 4 कोर इसके स्टैंडर्ड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। और ये थोड़ी सी बात करूं और आगे में, तो ये 2025-26 का टारगेट है कि 200 से ज्यादा हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ चुके होंगे। 6 बिलियन के ऊपर यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन होगा। 50+ कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी। 3.8x का यहाँ पे आपका ROI मिल रहा होगा। एनुअल जो पोर्टफोलियो का यील्ड होगा 60% के अबव होगा। सारी टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अब ये दूसरा अनवी चैन, अनवी मल्टी चैन का इनका काम चल रहा है। अप्रैल 2025 के बाद हो जाएगी 3 सिक्योरिटी लेयर का ये चैन है पूरा। ये पूरा इसके बारे में सारे ये जितने भी मॉडल हैं, आपके जो लाइसेंसेस हैं, वो सब भी इसके अंदर रहेंगे इन्वॉल्व। ये अभी पब्लिक चेन का इकोसिस्टम पूरा दिया है, किस तरह से क्या क्या काम करेगा ये ब्लॉकचेन। जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा और पूरी दुनिया में इनकी अलग अलग लेयर पे, डेटा लेयर, प्रोडक्ट लेयर, मतलब ये लगभग 6 लेयर का पूरा होगा। 30+ वैलिडेटर्स नोड्स होंगे, 50+ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस इसके ऊपर रन करेंगे। इसकी जो स्पीड होगी 300,000+ ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड होगी। और बहुत नेटवर्क स्टेबिलिटी लगभग 99.9% का इसका स्टेबिलिटी रहेगी। पूरा इनका फ्रेमवर्क है, अलग अलग वो है। थर्ड टारगेट का मैं लास्ट में आपको दिखाना चाहूँ, 25-26 का टारगेट है। और पूरे इस प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने में ये 2030 तक का रोड मैप है। ये देखकर भी मैं तो अविश्वसनीय लगा था मेरे को कि ये हो सकता है, लेकिन अनूवी है, ओरिजिन है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। आज 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ था एक मेंबर से 7 मार्च 2024 को। आज हम लगभग 18 लाख प्लस है। तो अब 18 लाख लोग मिलकर अगले 4 साल में 100 कंट्रीज को कवर कर चुके होंगे। 2030 का रोड मैप है, हम 2025 में अभी 2026 में एंटर करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज में हम लोग होंगे और वो सब हमारे पीछे होंगे क्योंकि वो रेफरल प्रोग्राम है। जो भी आएंगे लोग हमारे पास आएंगे, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग होंगे। $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, इंडिया की टोटल इकोनॉमी से भी 5 बैंक का $10 ट्रिलियन का टोटल टर्नओवर है। $10 ट्रिलियन का रॉ एसेट बना चुका होगा ऑन चेन में हमारा ब्लॉक होगा। साथ ही साथ अगर आज बात करें टोटल कॉइन मार्केट कैप पे जाके देंगे तो पूरी दुनिया में टोटल अगर क्रिप्टो का मार्केट वैल्यू है तो $3 ट्रिलियन से कम है। उससे जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, BNB भी शामिल है, पूरे सारे के सारे कॉइन शामिल है। उसके बाद हम 3 ट्रिलियन पे हैं, लेकिन 2030 तक कम्युनिटी ओरिजिन की, जिसमें मैं और आप हैं, यानी हम लोगों का जो रॉ एसेट वैल्यू ऑन चेन होगा वो $10 ट्रिलियन होगा। तो जो मैं बोलता था कि भविष्य के बिलियनियर्स को मेरा नमस्कार, तो क्या 2030 में मैं और आप जो आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत अर्ली हैं, बहुत जल्दी हैं और इसको लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बिलियनियर नहीं होंगे क्या? 100% होंगे सर। जो लोग इधर है, $1 बिलियन का इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन होंगे। 10,000 से ज्यादा इको सिस्टम में हमारे पार्टनर्स होंगे। 10
100 बिलियन यूएसडी का हमारा वैल्यूएशन होगा। 1000 प्लस हमारे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी, मतलब जो हमारी मशीनें लगेंगी जहां सारा ऑपरेशन होगा, या जिनको हम एटीएम बोल सकते हैं, जो सेल्फ ऑपरेटेड होंगे, पूरी दुनिया में काम करेंगे हर कंट्री में। और हम यहाँ पे यूएसडीटी 8 ट्रिलियन डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क का हमारा वैल्यूएशन होगा। 5 ट्रिलियन का टोटल ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम होगा। 5 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन्स कर रहा होगा वॉल्यूम में, 5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर का। और सबसे बड़ी बात, जो ये 2 ट्रिलियन कम्युलेटिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम होगा, 10 बिलियन डिसेंट्रलाइज एआई डेटा एसेट होंगे। और सबसे लास्ट जो आ रहा है, ये बिल्कुल आप 60 कंट्रीज प्लस की जो फिएट करेंसीज है उसको आप इंटीग्रेटेड कर चुके होंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ। यानी 60 देशों में दुनिया के 2030 तक आप जगह बना चुके होंगे, यानी वो कम्युनिटी पहुंच चुकी होगी ओरिजिन की स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और ये पब्लिक का पैसा होगा और पब्लिक ही चला रहा होगा पूरे ब्लॉकचेन का। मकसद ही यही है कि सेंट्रलाइजेशन को खत्म करना और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को पूरी दुनिया में इन्वॉल्व करना, और जो ओरिजिन से ही पॉसिबल है क्योंकि सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। लोग बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन, सर यूएसडीटी भी तो है, डाई भी तो है। सर ये सब सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, उनके ऑनर है। और स्टेबल कॉइन का इंडिविजुअल कोई एक का ऑनर नहीं है। मैं और आप सारी कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना अपना बूंद बूंद करके इस पूरे समुद्र को बना रहे हैं। एक विशाल आप पूल बना रहे हैं, विशाल पोर्ट बना है जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। तो ये पूरा एक रोड मैप था, एक विजन और गोल है अनवी का। और ये बेसिकली ओरिजिन, हम भी इसी का पार्ट हैं। और पहला दुनिया का डिसेंट्रलाइज बैंक होगा। तो थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम आज हो गया है, बताने को तो बहुत कुछ है क्योंकि चीजें बहुत हैं। तो मैं धीरे स्टॉप करता हूँ और मैं को बोलूँ आए और होस्ट करें वो। थैंक यू वेरी मच।